है तो वहाँ एडमिशन रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसका कहीं अगर विकल्प निकल सके तो एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुद्दा है। आधार नहीं बन पाते इन लोगों के, बच्चों के भी बड़ों के भी। बहुत सौ के पास राशन कार्ड नहीं है, इतना फ्री राशन बट रहा है, उनको नहीं मिलता क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो हम लोग अगर मदद करना चाहते हैं भिखारियों की तो हम उन्हें स्किल डेवलपमेंट से जोड़ें। गवर्नमेंट स्कीम्स की कमी नहीं है, जोड़ने की कमी है। वो अगर हम समाज एकजुट होके उस चीज़ पे कुछ कार्य कर सकें तो हम तो कहते हैं पहले कहना छोड़े माता लोग। नारी उन्मूलन के लिए हम लोग कुछ काम कर भी रहे हैं, पर ये एक राष्ट्रीय इस समय मुद्दा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 1.5 साल पहले जुलाई 2024 में एक एडवाइजरी सारे स्टेट्स को भेजी, सारी यूनियन टेरिटरीज को भेजी, टू गिव स्टेटस रिपोर्ट ऑन बेगिंग इन देयर एरिया एंड व्हाट दे आर डूइंग टू एलिविएट इट। जब उसकी रिपोर्ट आई करीब पूरे 1 साल बाद जुलाई में, तो उत्तर प्रदेश did not even send the report. That was very disappointing and very आज हमारा ये कहना है कि हम कुछ ना करें, सिर्फ भिखारियों को पैसा देना बंद कर दें। हम समाज से नहीं लड़ सकते। हम सबको पहले प्रणाम मेरा। मैं डॉक्टर शांति चौधरी, एक कह सकती हूँ एक सजग प्राणी हूँ, सामाजिक प्राणी हूँ। ये इसी शहर में हम पैदा हुए, यही पढ़ाई लिखाई हुई, यही हमने नौकरी की मेडिकल कॉलेज में। तो अब जो देख रहे हैं कुछ वर्षों में, जब से ये हमारी स्मार्ट सिटी शुरू हुई तो हमारे शहर की पूरी कायाकल्प बिल्कुल बदल गई। उस दौरान हम लोगों ने थोड़ी असुविधाएं भी झेली। अब सड़कें चौड़ी हो गई हैं, चौराहों पर लाइट है, सब जगह लाइट की व्यवस्था है। तो ये जो समस्या थी अंधकार में रहने की, सड़कों में अंधकार रहता था, वो अब नहीं है। लेकिन जो समस्या बढ़ी है वो ये बढ़ी है कि अब हमारे शहर में एक तो इंक्रोचमेंट बहुत बढ़ गया है, अतिक्रमण, क्योंकि हर आदमी व्यावसायिक हो गया है। लोगों के 2-2 कमरे के घर हैं, वो एक कमरा किराए में उठाते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन हब भी बन गया है शहर। अब यहाँ सारे बाहर के, पहले कंपटीशन वाले IAS PCS के बच्चे आते थे, लेकिन अब सारी टेक्निकल एजुकेशन की तैयारी करने वाले बच्चे, हर तरह के कंपटीशन के बच्चे अब इलाहाबाद में आने लगे। इवन हाई स्कूल एंटर करने भी लोग आने लगे हैं। तो सरकार को चाहिए कुछ ऐसी व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था करें इन बच्चों के लिए कि उनको बहुत कम शुल्क में उनको आवास मिल सके, खाने की उनकी व्यवस्था हो सके, क्योंकि इनमें बहुत गरीब घर के बच्चे भी हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी हैं। माँ बाप भी वो चाहते हैं शहर में जाके बच्चा अच्छी एजुकेशन ले, अच्छी ट्रेनिंग ले। एक तो ये है, दूसरा अतिक्रमण को रोका जाना बहुत ज़रूरी है। आप कर्नलगंज चले जाइए, कटरा चले जाइए, हम कर्नलगंज में रहते हैं, हम खुद बता दें आपको, इंडियन प्रेस से लेके हमारा घर कर्नलगंज थाने के पास है, थाना बगल में है। लेकिन आप देखिए जितना घर है उतना ही आगे हमारी कटरे की भी पार्षद जी बैठी हैं, तो वहाँ भी देख लीजिए कटरे में जितना घर अंदर है उनका, उतना उन्होंने बाहर कर रखा है, और उसको हटाने वाला कोई नहीं है। सारे शासन प्रशासन कोई समर्थ नहीं है। आप एक दिन आते हैं, भीड़ आती है, अभी अभियान चलता है, सारी चीज़ें हटा ली जाती हैं। उसमें कौन पीड़ित होता है? जो ठेले वाले बेचारे हैं वो पीड़ित होते हैं, उनका ठेला उठा लिया जाता है, सब व्यवस्था एक्चुअल गरीब को नहीं। तीसरी बात जो गुरुकुल संस्था है, तो मैं बच्चों की मतलब जैसे मेरा कॉलेज है, तो हम हर साल ये देखते हैं कि जो बच्चे जैसे माता पितृ विहीन है या गरीब है, उन बच्चों की फीस मैं भरती हूँ हर साल। इंटर के बच्चों की भरी, हाई स्कूल की भरी, उसके बाद जो व्यावसायिक शिक्षा या विश्वविद्यालय या जेटी में पढ़ने जाते हैं उनकी भी फीस मैं भरती हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि अगर एक बालिका को शिक्षित करेंगे तो एक परिवार, समाज, सब कुछ को हम शिक्षित करेंगे। तो ये प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है एक तरह से, कि जो बच्चे हमारे पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, उनको ये नए साल में हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वैकेंसी और बच्चों को मिले
काबिल बच्चे वही निकाल पाएंगे, सीट उतनी नहीं होती पर मिले तो कुछ चीजें एक चले तो आगे। तो ये मेरा देखिए बेरोजगारी सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा है कि हम लोग जब शहर में जाते हैं तो अक्सर देखते हैं युवा मानसिक विक्षिप्त बहुत है। कहीं आप उधर जॉनसनगंज में जाइए, मतलब बड़े यंग अच्छे लड़के, मतलब देख के लगता है कि ये मानसिक विक्षिप्त हैं, शायद मदर फादर नहीं होंगे, वो कहीं सड़क पे पड़े होते, कहीं कुछ बोलते रहते हैं, कहीं आप देखिए जॉनसनगंज के उसके नीचे वो सोए रहते हैं, कहीं कहीं मतलब आप जाइए आपको मानसिक विक्षिप्त बहुत दिखते हैं। तो ये हमारा ये कहना है कि अभी ईशान्या राज जो थी, ईशान्या ने कुछ ये किया था, इस पे मुहिम उठाई थी कि ले जाकर के उठा करके एडमिट करना, सब कुछ कर रही थी। इस बीच वो लंदन चली गई, अभी फिर आई है, तो वो चूंकि वहां पर सेटल हो गई। तो ऐसे कुछ लोग हैं हमारे यहाँ, तो महिलाएं करती हैं, हर क्षेत्र में काम करती हैं। इसके पश्चात दूसरा मेरा ये है कि वृद्ध जो इस समय एकल परिवार हो गया है ना, तो जो वृद्ध है, जैसे एक बच्चा है बाहर सेटल हो गया, तो वो जो अकेलापन उनका होता है, तो ये एक बहुत मतलब बड़ी समस्या है। तो हम ये चाहते हैं हमारे जो वर्तमान के समय के जो बच्चे हैं उनको भारतीय सभ्यता संस्कृति से जोड़ा जाए, उनको ये सिखाया जाए कि संयुक्त परिवार की क्या अवधारणा है। संयुक्त परिवार का वो बाहर जाके बहुत सुखी नहीं रहते हैं। हम ये सबके बच्चे हैं, वो कहते हैं कि अरे हमारी देवरानी कहती है, वो कहती है कि HSBC की वाइस प्रेसिडेंट है इस समय वो कनाडा में, वो कहती है कि होली में नहीं आएगी तो कहेगी भाभी हमने बहुत मिस किया। दीपावली में कहेगी जब हम लोग ये सब खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, ये सब लोग बहुत मिस करते हैं। तो वो लोग बहुत मिस करते हैं। फिर भी उड़ान के लिए ठीक है, वो चले गए, वहां रह गए, बच्चे उनके वहीं पैदा हो गए, नागरिकता मिल गई। तो क्यों अपने देश में किस चीज की कमी है? थोड़ा कम खाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, अपने माता पिता को लेके रहेंगे। इतने भी बड़े बड़े घर बंगले सब बिक जाते हैं, वो बेचारे आते हैं कहते हैं क्या करें, बुढ़ापा हो गया, शरीर चलता नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हम अपने सपनों को देखते हैं तो हम बढ़ाते हैं हर चीज को। बुढ़ापे में आदमी समेटता है, बंगले को बेच के एक कमरे का कर लेता है, वो सब चीज दान कर देता है, क्योंकि उसके पास फिर कुछ नहीं होता है। तो ये भी एक है कि वृद्ध के लिए भी मतलब एक चीज। और एक चीज लास्ट मेरा पॉइंट ये है कि अपने यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी PGI बने, मतलब कुछ ये बहुत, क्योंकि यहाँ पर कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है, मरीज मर जाते हैं यहाँ पर। इलाज नहीं जो है कुछ नहीं, कुछ नहीं, हम कोरोना में देखा है। मेरा नाम कामनी श्रीवास्तव है, मैं किदवई मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज में संगीत की प्रवक्ता हूँ। और मेरा 2-3 है इस समय मुद्दा। एक तो मैं नारी गुरुकुल से भी जुड़ी हुई हूँ। बेरोजगारी, जैसे स्नेहा मैम ने कहा कि बेरोजगारी, इससे हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि ये है वाकई में बेरोजगारी। और दूसरी चीज़, हमें अपने बच्चों को वसुधैव कुटुंबकम की भावना देनी चाहिए कि सब लोग एकजुट होकर रहें। और एक और है, जैसे अभी डॉगी की बात हुई, सिर्फ डॉगी पॉटी ही नहीं करते हैं। क्या होता है, 4-5 डॉगी मिल जाते हैं। खुद की मेरे स्कूल की बच्ची है, वो साइकिल से आ रही थी, वो काटते भी हैं, पूरा उसका यहाँ से पूरा उसने फाड़ दिया है ना। तो इतना ज़्यादा इस समय डॉगी सबसे बड़ी तो पूरा सब कपड़ा फट गया था, उसको लड़कियां लेके किसी का दूसरी चीज़ है, आजकल जैसे बता रहे थे कि बच्चे जो हैं बच्चे करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लेडीज का भी ग्रुप चलता है जो रिक्शे में चलती हैं, उसको हमने खुद झेला है। रिक्शे में इतना बड़ा सा बैग लेती हैं, 2 लेडीज हमेशा एक साथ चलती हैं। क्या करती है, अगर आपके बगल में बैठ जाएगी, एक सामने बैठेगी, आपको बात पे लगा देगी, दूसरी हाथ पे डाल के आपके यहाँ से ऐसे चेन खोल के आपका निकाल लेगी। और अगर आपने उसको पकड़ लिया तो वो लड़ना भी शुरू कर देती है। ये जॉनसनगंज की बात है, स्टेशन से जॉनसनगंज, ये हमेशा हो रहा है, हमेशा हो रहा है। आजकल बहुत लोग शादी ब्याह में भी अक्सर देख। मैं मैम आपसे मतलब एक चीज़ कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं। ये जो 10 से 30 साल तक की महिलाओं के बीच में जो मेंटल डिसेबल हो रही है, उन पे मैम थोड़ा सा देखिए, क्योंकि हमारे लिए एज अ डिपार्टमेंट इस पे वर्क करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वृद्धाओं के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है, जो बीच के जो लोग हैं उन्हें हम कहाँ ले जाएं? ना उनके पास हमारे पास सुविधाएं हैं कि हम उन्हें कहीं मेंटल होम में रख सकें। प्रयागराज में नहीं है, अगर दूर तक कहीं लेके जाते हैं तो उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं।
जिसके लिए हमें डिपार्टमेंट से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, पुलिस प्रशासन उतना सपोर्ट नहीं, क्योंकि हर आदमी अपने में बिजी है, सबके पास अपने काम है। तो मैम बहुत हैडल है, क्योंकि हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। मेरे खुद के ऑफिस में कम से कम 10 महिलाएं ऐसी आई हैं, और आप सामान्य आदमी को समझाना मुश्किल होता है, तो उनको तो कहाँ से समझाएंगे आप। फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं वो सही से रहें, शांति से रहें, तो वो तो हो ही नहीं रहता, वो तो मानसिक रूप से सही नहीं है, तो वो कैसे वो बिहेव करेंगे। कोई रिसर्च है क्या ऐसे, कोई इधर बढ़ी है या ऐसा? हाँ, इधर सर बहुत ज्यादा मेंटल डिसेबल बढ़ रही है, क्योंकि मेरे सेंटर में जिसके परिवार उनको लेके आए, मैम उनके परिवार खुद ही वृद्धाश्रम में है, अब कहाँ लेके जाएं उनको। मतलब क्योंकि देखिए हर विषय पे सबने अपनी अपनी बात करी। मैं क्योंकि एक मैं एडमिन में काम कर रही हूँ, तो मैं वो चीज़ चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हमें भी कुछ सहयोग मिलता है। आप भी सरकार के प्रतिनिधि और हम एज अ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। तो मैं महिला कल्याण विभाग के डिपार्टमेंट। अब क्योंकि महिलाओं की बात है, तो मेरा भाई हमेशा से ये रहता है, एक महिला जब कोई मेहनत करके आगे करके कहीं बढ़ती है, तो वो 100 महिलाओं के लिए रास्ते खोलती है। जैसे मैं थी, तो मेरी मम्मी नेवर एक्सपेक्ट थी, मेरी मम्मी को मुझसे कोई उम्मीद नहीं। तो जब मैंने नॉर्मल डिलीवरी करी, तो मेरी मम्मी ने कहा ये कर सकती तो कोई भी कर सकता है। तो वो चीज़ है कि हम जहाँ आज पहुँच गए हैं, ये हम सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। देखिए औरत औरत की दुश्मन नहीं होती है, औरत औरत का ही सबसे बड़ा कहना है। मेरी माँ मेरे लिए खड़ी है, मैं अपनी बच्ची के लिए खड़ी हूँ, तो औरत औरत की सहयोगी। अब ऐसा नहीं है, मेरी तो पीओ भी महिला ही है, 2 बार मिली, अब दोनों जितना मुझे सपोर्ट नहीं आप करते हैं। और मैं ये चीज क्योंकि मैं भी कट रखी हूँ, आप जानती हैं उसकी भाभी हूँ, तो मैं बस यही कहूँगी मैम, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैम आप लोगों के सहयोग से हमें बहुत सहयोग है। हम जाके अगर हम डीएम सर को भी कोई बात सुन लीजिए, और सर एक चीज और, हम लोग जैसे बात करते हैं कि महिलाएं काम कर रही हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। अरे मिलेगा कैसे जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे? आप अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स खरीदिए, अपने आसपास की जो महिलाएं काम कर रही हैं आप उनसे प्रोडक्ट्स लीजिए, उनकी भी आमदनी बढ़ेगी और आपके पैसे भी कम लगेंगे। अच्छा मैम एक और चीज है, आप ऑनलाइन शॉपिंग, आप अपने स्वदेशी, ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, सब परेशान हो गए। आप बोलिए। मेरा एक और मतलब ये मुद्दा है, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एज अ फीमेल, एज अ मदर, एज अ गर्ल, हर औरत अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रही है। एक नौकरी करना, एक बच्चा देखना, और एक आपको घर परिवार चलाना। और जब आप घर परिवार चलाते हैं ना, तो पति को कहना बहुत आसान है कि तुम करती क्या, नमक तेल सबके भाव पता चल जाते हैं। तो दूसरे के लिए उंगली उठाना बहुत आसान होता है, बट एज अ मैन अगर हम अपने जो आप कह रही हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, एक औरत इतना सेक्रीफाइस करती है, पर आदमी नहीं समझता। नहीं चलो वो समझ भी नहीं रहा है, वो भी एक अलग बात है। पर एक औरत कितना स्ट्रगल करके अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर आती है। अगर आदमी से कह दिया जाए ना कि तुम अपनी मम्मी को छोड़, सारे घर टूट जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मेरा नाम स्वाति निरखी है और मेरा प्रोफाइल शहर मुझे एक आर्टिस्ट के रूप में जानता है। साथ ही साथ सरदार जी ढाबा मेरा रेस्टोरेंट है जिसकी ओनर हूँ मैं। आप सभी ने इतनी सारी बातें की, सारी चीज़ें आ गई। मुझे लगता है कि हम लोग सरकार से, प्रशासन से इतना ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि जिसके कोई और जो पूरी नहीं होती है तो हमारा गुस्सा बढ़ता है। हमें लगता है कि अगर हम सामने वाले से उम्मीद कर रहे हैं, देखिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, टाइम बहुत कम है इसलिए एग्जाम्पल दे देंगे, 3 बातें बोलेंगे। एक तो ये कि एक्सीडेंट होता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप सही चल रहे हैं, सामने वाले को भी सही चलना जरूरी होता है। तो सामने वाला जो चल रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने आप को बेहतर करना शुरू करें और ज्यादा सुधार अपने घर से ही शुरू करें तो भी चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। एक बेरोजगारी का मुद्दा है। मैं आपको बताऊं कि बीइंग एन ओनर मैं कई बार वैकेंसी डालती हूँ कि हमारे यहाँ हायरिंग है, तो कक्षा 8 पास है वो लड़का, वो बोलता है कि अच्छा मैं पहले कर रहा था मैनेजर बन के, आप क्या मैनेजर की जॉब है? अगर हर आदमी को उसके घर से ये पता चलेगा कि भाई ये मेरा लड़का मैनेजर है, या लड़के के दिमाग में मैं मैनेजर ही बनूंगा, छोटा काम कभी कोई नहीं करेगा। आप कहते हैं बेरोजगारी है, हम कहते हैं बेरोजगारी नहीं है, बहुत रोजगार है, लेकिन आप काम नहीं करना चाहते। आप
आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन आप मैनेजर बनना चाहते हैं, नोट गिनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर ये सिविक सेंस डेवलप करना होगा। अपने बच्चों को बताना होगा कि बेटा कोई काम छोटा नहीं है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, किसी होटल में जाइए, कहीं सड़क पे जाइए, जो भी बंदे, जैसे आपने कहा कि वो मिल रहे, उसे इज्जत दीजिए, इज्जत से बात करिए, उसको बेटा मुन्ना भैया कह के। वो बदतमीजी करता है तो उसको जरूर जवाब दीजिए। दूसरा, आपने कहा कि जो बेगर्स हैं उनकी बड़ी समस्या है। आपको बताऊं मैं कि हनुमान मंदिर मेरा रोज जाना है, तो आप लोग शायद जाते होंगे तो वहां पे आपको दिखेगा एक मोटा सा आदमी आता है, सिविल लाइन्स, सुबह के समय एक मोटा सा आदमी रहता है, कहता है हे दीदी 10 रुपया दे दी। आप कई बार उसने मुझे रोज मांगा, मैंने कई बार दिया भी। फिर उसको बोला कि भैया ऐसा है कि रोज क्यों मांगते हो? तो कहता है अब दीदी मांगे की आदत है तो मांगत है। नहीं, फिर दूसरे दिन कहना बंद कर देंगे तो दूसरे दिन हम बंद कर देगा। तो फिर उसने कहा ये दीदी 10 रुपया लेके घूम रहे हैं। बच्चा नहीं, एक छोटा बेटी ऐसे लटका। फिर मैंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम काम करो, चलो हमारे यहाँ बर्तन धोने की जॉब है, बर्तन धो। तो उसका जवाब ये है कि शरीर भगवान मांगे के लिए दी, काम करे के लिए नहीं दी। काम ना करब जेके गरज हुई हमका खिलाई, मतलब ठेठ इलाहाबादी में उसका ये रिप्लाई। तो आप भीख देना बंद करें, ना कपड़े ना खाना ना कुछ, उससे आप अपने घर की सफाई करें। छोटा बच्चा आता है आपके घर तो आप उससे नहीं, चलो मेरा गार्डन साफ कर दो, नहीं करेगा, कह रहा है भीख मांग लेंगे, काम नहीं करेंगे। आज के बाद में उसके बाद एक तो ये कि अपने अंदर सिविक सेंस डेवलप करें कि हमें कैसे व्यवहार करना है दूसरों के साथ। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता कि अपने बच्चों को सिखाए, बेरोजगारी कम हो जाएगी। हर आदमी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता, हर आदमी बड़े पद पे नहीं बैठ सकता, हर आदमी कैसे, अगर एक बात करें, शायद यहाँ कोई मुस्लिम नहीं है, ये बात मुस्लिम्स के परिवार में हर आदमी कमाने वाला होता है, घर परिवार वाला होता है, अपने खर्चा चलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई एसी साफ कर रहा है, कोई आ रहा है आपके घर में लाइट का काम कर रहा है, जुड़ के जितना हो सकता है, मतलब सिटी के लिए कोशिश करते हैं कि टाइम टाइम पे फ्री मेडिकल कैंप्स, हेल्थ कैंप्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैंकेट्स या कुछ किसी एक्टिविटी में जुड़े रहे। ठीक है, मेरा बस थोड़ा सा ये मानना है कि जैसे जो बहुत ट्रैफिक हो रहे हैं, जो स्पेशली ई रिक्शा की बात की जाए तो जो उन लोगों को ऑथराइज होना चाहिए, जो लाइसेंस हो, और एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए जिस पे वो चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मतलब 10-10 साल के, 8-8 साल के ई रिक्शा चला रहे हैं, उससे कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। गलत तरीके से चलाते हैं, बहुत रफली चलाते हैं, कहीं भी बीच में रोक देते हैं, चौराहे पे बहुत जाम लग जाता है उनकी वजह से। जो नॉर्मल जो सही चला भी रहा है उनको भी चोट लग जाती है। तो या तो उनका एक रूट निर्धारित कर देना चाहिए, वो इस पे ही चल सकते हैं। लाइट भी नहीं रहती, लाइट भी नहीं रहती, ये चीज़ रिलेटेड एक और प्रॉब्लम बहुत मेजर मुझे लगती है, वन वे रोड में रॉन्ग साइड से आना। ये तो ऐसा आम चीज हो गई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां तक रॉन्ग साइड से आने में कोई 2 बार सोचता भी नहीं है। ट्रैफिक जैम का भी और रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अपना पत्थर गिरजाघर है, यहाँ अगर आप सही जा रहे हैं तो लोग देखते हैं कि इसका मतलब ये यहाँ का नहीं है। अगर यहाँ का होता तो वो उल्टा ही आ रहा होता है। अभी मैं आ रही थी, बड़ी सी काली एसयूवी गिरजाघर पे टक्कर होते होते बच गए हम लोग। मैं उधर से ही आई हूँ, तो हम पूरा देर हो गई थी तो हम नहीं लिए, पूरा गोल घूम के आए। मेरा नाम चेतना सिंह चितेरी और मैं यहीं रहती हूँ मेदौरी कॉलोनी में। सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, हमारा शहर, जब मैं इस शहर में आई थी 2007 में, तो मुझे लगा कि इस शहर में मेरा क्या है, लेकिन इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया। जब मैं यहाँ पेपर अमर उजाला पढ़ती थी तो मैं रूपायन उसमें अपने लिए देखती थी कि मुझे इसमें क्या है मेरे लिए। तो उसमें रूपायन मेरे लिए बहुत था। मैं खाने के जो मतलब वो निकलते थे ब्यूटिशियन के, उस समय पेज निकाल के रखती थी। हमने उसकी एक अच्छी फाइल बनाई है।
आज मैं जब मेरे रूपायन में मेरी कविताएं या मेरे लेख प्रकाशित होते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रूपायन उस समय जब मैं पढ़ी थी उससे कहीं न कहीं मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरा शहर मैंने महसूस करती हूँ, मैं सुबह मॉर्निंग में अपने बच्चों के स्कूल छोड़ती हूँ तो अपने पूरे शहर को मैं घूमते हुए तब मैं अपने घर पहुँचती हूँ। मैं अपने शहर में मेरे घर के सामने मेदौरी कॉलोनी में रहती हूँ तो भाई नगर निगम की गाड़ी तो डेली आती है, लेकिन कूड़ा जो है लोग रात में चुपके से फेंक के चले जाते हैं। बिल्कुल ये हाँ, मैं सुबह पहले देखती हूँ, उनको बताती हूँ भैया यहाँ कूड़ा आप फेंकेंगे। एक दिन मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, एक लोग पन्नी में कूड़ा लेके ऐसे फेंक दिए। हम कहे भाई साहब आप क्या फेंक रहे हैं? कि वो खाना है। हम कहे खाना आप फेंक रहे हैं, गाय खाएगी पन्नी में तब तो भाई साहब जो है पन्नी से अच्छा क्या मैं निकाल दे रहा हूँ। उन्होंने पन्नी से खाना निकाला। तो मेरा ये काम है कि सुबह शाम में देखती हूँ कि भाई लोग घर के सामने कूड़ा फेंक रहे हैं किस तरह का। हम कहे गाय को आप खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, लेकिन यहाँ ये देखिए 4-5 ईंटा हम लोग रख दिए हैं, उस पर रख दीजिए, गाय कुत्ता सब खाए, लेकिन पन्नी करके न फेंकिए। मैं अपने शहर में अपने मोहल्ले में खुद लोगों को जागरूक करती हूँ, पेड़ पौधों लगाने के लिए मैं जागरूक करती हूँ। सफाई देखिए हमारा शहर नए साल में मेरा ये संकल्प है कि हमारी जो शहर जो है मुख्य सड़क मार्ग वो तो साफ सुथरा रहता है, लेकिन मोहल्ले में क्या होता है दूसरे दिन तीसरे दिन झाड़ू लगती है। मैं पार्षद जी से भी बात करती हूँ, हमारे यहाँ भाई जो पार्षद जी हैं मैं उनसे बात की, लेकिन क्या है तो 3 दिन के बाद झाड़ू लगता है। फिर हम लोग अपने भाई आज खुद में जो पैसा दे के झाड़ू लगवा के आ गए खुद ही लगता है डेली भाई मैं उनसे कहते भी थक गई हूँ। पार्षद जी से भी भाई नगर निगम की गाड़ी आ रही है वो पार्षद से बोलिए ना सर मैं मैम के बात में बोलूंगी। मेरा तो गली ही सभासद का है, उन्होंने 4 कुत्ते पाल रखे हैं और उनके कुत्ते सबके दरवाजे पे लेकिन जो खुद बौद्धिक शहर है। इस शहर से मुझे मतलब प्यार हो गया है। मैं सुबह शाम मैं हर शहर से घूम के आती हूँ, लगता है कि इलाहाबाद में जो मुझे सुकून मिलता है और शहर में नहीं मिलता है। यहाँ शांति है, इलाहाबाद शहर को महसूस करने की जरूरत है। जब आप उसको महसूस करेंगे, इस शहर ने बहुत कुछ दिया है हमको, इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और हर जगह चाहे मैं लखनऊ जाऊँ चाहे दिल्ली जाऊँ, दिल्ली में प्रदूषण है, मुंबई जाऊँ, इस समय गोवा भी मतलब देख के मैं आई हूँ। इलाहाबाद सांस्कृतिक आध्यात्मिक धार्मिक केंद्र है। यहाँ की सुबह जैसे आप इसको जब महसूस करेंगे, चाहे आप संगम चले जाइए, जब आप महसूस करेंगे लगेगा कि हमारी कितना अच्छा हम यहाँ बड़े भाग्यशाली के इलाहाबाद जैसे शहर में रह रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा अभी मोबाइल बाद में सर अरे हम ये आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।